गांव में इस बार सर्दियां कुछ ज्यादा ही जल्दी उतर आई थी। सुबह की धूप भी ऐसे लगती थी जैसे किसी ने बिना मन के हल्का सा उजाला बिखेर दिया हो। शाम होते ही पूरा गांव ठंड की चादर में लिपट जाता और रात तो जैसे बर्फ बनकर उतरती थी। गांव वाले रोज रात के समय चौपाल पर बैठते और यही चर्चा होती, इस बार की सर्दी तो हड्डी तक चुभ रही है। बुजुर्ग लोग तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। ठंड बढ़ती जा रही थी और गांव की मुश्किलें भी। इसी गांव में रहता था धर्मू के परिवार में उसकी पत्नी सुशीला, उसकी छोटी बेटी पूजा और उसकी बूढ़ी माँ रहती थीं, जो ठंड के कारण अक्सर बीमार पड़ जाती थीं। जी सुनते हो, इस बार माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है और घर में लकड़ियाँ भी खत्म होने को हैं। अगर घर में गर्मी नहीं रखी तो माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे आज जंगल में जाकर लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। इस बार की ठंड ने तो बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। सुशीला, अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना, नहीं तो मुझे बता देना, ठीक है? इतना कहकर धर्मू खेत में काम करने चला जाता है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी धर्मू खेत में काम करने पहुंच जाता है। धर्मू बहुत मेहनत करता था, वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। इस बार की जोरदार ठंड से अपने परिवार को बचाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। शाम होते ही धर्मू भर के लिए निकल पड़ा था। तभी उसे याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे लकड़ियाँ लानी थी। एक काम करता हूँ, आज रात को ही जंगल जाता हूँ। सुबह जाऊंगा तो सारे गांव वाले भी लकड़ियाँ इकट्ठा करने आ जाएंगे, इसलिए आज रात ही मैं लकड़ियाँ लेने जाऊंगा। गांव वाले चौपाल पर गप्पे लड़ा रहे थे, तभी उन्हें धर्मू दिखाई देता है। ये तो अपना धर्मू है। इतनी रात को कहाँ जा रहा? बाबूलाल, जरा बुलाओ तो धर्मू को यहाँ। धर्मू, यहाँ हो भाई। कहाँ जा रहे हो जंगल की तरफ? ठंड के मौसम में जंगल की ओर जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं बाबूलाल, जंगल में नहीं जा रहा। मैं तो बस माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हुई तो वैद्या जी के पास जा रहा हूँ दवा लेने। इतना कहकर धर्मू वहाँ से चला जाता है। धर्मू गांव वालों से झूठ बोलकर जंगल की ओर जाने लगता है। ये गांव वाले आज इतनी देर चौपाल पर क्या गप्पे लड़ा रहे थे? ये तो अच्छा हुआ मैंने उनको झूठ बोला और जल्दी से चला आया। अब जल्दी से जाकर लकड़ियाँ देखनी होगी। धर्मू जंगल के अंदर आ जाता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। प्रभु, मेरे सामने तो अब दो रास्ते हैं, पर दिन में तो कभी दूसरा रास्ता नहीं देखा मैंने। पहली बार में रात को जंगल आया हूँ। यहाँ खड़े रहकर सोचने से कुछ नहीं होगा। चलो अब चलते हैं, नहीं तो जो पेड़ गिरे हुए रहेंगे उसे काट कर गाँव वाले आके सुबह ले जाएंगे। यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं। धर्मू अपने आप से ही बातें करते हुए और जंगल के अंदर जाता है। धर्मू अब जंगल के बहुत अंदर तक पहुँच गया था और वहाँ काफी धुआं फैला हुआ था। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और इस धुएं से मुझे थोड़ी सी गर्माहट भी महसूस हो रही है। कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी? मुझे आगे जाकर देखना होगा। धर्मू अब धुएं का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। धर्मू जैसे ही आगे पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा तालाब था और वही धुआं उस तालाब से निकल रहा था। बाप रे, ये तो एक तालाब है और इतना बड़ा तालाब, लेकिन ये धुआं इस तालाब से कैसे आ रहा है? धर्मू तालाब के किनारे जाता है और पानी को छूकर देखता है। अरे ये तो गर्म पानी है। जंगल के बीचों बीच ये गर्म पानी का तालाब कब से है? और ये बात गांव वालों को अब तक पता भी नहीं चली। अगर ऐसा है तो मैं इस गर्म पानी के तालाब को गांव वालों से छुपा कर रखूंगा। धर्मू तुरंत एक झपकी मारकर तालाब में कूद गया और तैरने लगा। धर्मू ने तय कर लिया कि वह गर्म पानी के तालाब के बारे में गांव वालों से कुछ नहीं कहेगा। धर्मू अब घर जा रहा था। वो बड़ा ही खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे कोई खजाना मिला हो। इतनी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अरे वाह धर्मू, आज तो मजा ही आ गया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उस गर्म पानी के तालाब में तैरने के बाद सारी थकान, दर्द और कमजोरी जैसे गायब हो गई। अब तो मैं खुद को काफी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। यहाँ आते समय तो बहुत ठंड लग रही थी, पर अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अरे हाँ, मैं कल अपनी माँ के लिए भी उस तालाब से गर्म पानी ले जाऊंगा। शायद उस गर्म पानी का कुछ असर मेरी माँ पर भी हो जाए।
अगली सुबह धर्मू अपनी माँ की हालत पूछता है, पर उसकी बूढ़ी माँ अभी भी बहुत बीमार थी। कल ज्यादा ठंड होने की वजह से उसकी बेटी पूजा को भी खांसी और सर्दी हो गई थी और सुशीला को भी खांसी, बुखार और सर्दी हो गई थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? पहले तो माँ बीमार थी और अब सुशीला और पूजा भी बीमार हो गई हैं। क्या इस बार की सर्दियाँ कम होंगी ही नहीं? सभी गांव वालों को सरपंच साहब ने चौपाल पर बुलाया था। उसमें धर्मू भी आया हुआ था। सरपंच साहब सभी से सलाह ले रहे थे। गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी इस बार की ठंड का शिकार होते जा रहे हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा ताकि गांव में कोई बीमार ना पड़े। हाँ सरपंच साहब, इतनी ठंड होने के कारण खेतों में काम करने में भी बहुत कठिनाई आती है। हमें जंगल से ज्यादा लकड़ियां लानी पड़ेंगी। हमें सिर्फ लकड़ियां ही नहीं बल्कि सूखी घास और गोबर के उपले भी इकट्ठे करने चाहिए। ठंड में ये ज्यादा देर तक जलते हैं और घर को बेहतर गर्म रखते हैं। सिर्फ अपने घर की नहीं, पड़ोसियों का भी ध्यान रखना होगा। कोई बूढ़ा अकेला हो या बीमार हो तो उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जमाने में ठंड पड़ती थी तो सब लोग मिलकर एक बड़ी आग जलाते थे चौपाल के पास। छोटे बड़े सब वहीं आकर गर्मी लेते थे। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं। सभी गांव वाले सरपंच साहब को सलाह दे रहे थे और धर्मू अलग ही सोच में डूबा हुआ था। अब मैं क्या करूं? बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग बीमार पड़ गए हैं। क्या मुझे उस गर्म पानी के तालाब के बारे में बता देना चाहिए? नहीं, अगर मैंने बताया तो वह तालाब कुछ ही दिनों में खराब और दूषित हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब और गांव वालों। आपके मना करने के बावजूद मैं कल रात जंगल गया था लकड़ियां लाने, लेकिन जंगल में अब लकड़ियां बची ही नहीं हैं। इसलिए मैं कल खाली हाथ ही जंगल से लौट आया। धर्मू, तुमने गलती की, पर इस समय गलती देखने का समय नहीं है। अगर लकड़ी कम है तो हमें जंगल के और अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा बढ़ सकता है। इसके बजाय हम सब मिलकर खेतों से सूखे पौधे इकट्ठे करें और उन्हें सुखाकर ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। धर्मू गांव वालों को गर्म पानी के तालाब के बारे में नहीं बताता और सरपंच जी के कहने पर सभी गांव वाले तैयारियां करने लग जाते हैं। गांव वालों ने मिलकर थोड़ी सी लकड़ियां, घास और गोबर इकट्ठा करके एक बड़ा सा अलाव जलाया। सभी लोग वहां मौजूद थे, सिवाय बूढ़े बुजुर्गों के। गांव वालों ने उस रात ठंड कुछ कम महसूस की, पर यह सिर्फ एक ही रात की बात थी। अगले ही दिन धर्मू अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी दो गांव वाले उसके पास आते हैं। रामू और भीमा, तुम दोनों यहाँ? कोई काम था क्या? अरे कुछ नहीं धर्मू, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिल लेते हैं। हाँ, तुमसे मिलना भी था और उस रात के बारे में एक बात भी पूछनी थी। क्या पूछना चाहते हो भीमा, और किस रात के बारे में? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। अरे, तुमने चौपाल में कहा था कि तुम उस रात जंगल गए थे और जंगल में सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ऐसा कहा था ना चौपाल में, याद आया? अच्छा, वो जंगल वाली बात। हाँ, तो उसके बारे में क्या पूछ रहे थे तुम? वो हमें भी तुम्हारे साथ जंगल आना है लकड़ियां लाने। रामू, क्या कह रहे हो तुम? धर्मू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या था। दरअसल ये पूछना चाहता था कि क्या जंगल में सच में लकड़ियां नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर की सारी लकड़ियां खत्म हो गई है ना। यही कहना चाहता था रामू। हाँ रामू और भीमा, सच में जंगल में बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं हैं। अगर होती तो मैं ले आता और उसी दिन चौपाल में सबको बता भी देता। धर्मू की बात सुनकर रामू और भीमा वहां से जाने लगते हैं। रामू, मुझे धर्मू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो जंगल जाकर खाली हाथ कैसे लौट सकता है? भीमा, तुम धर्मू पर कैसे शक कर रहे हो? उसने हमें सच ही बताया है ना। अरे रामू, तुम और गांव वाले सब भोले हो जो धर्मू की बातों में आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धर्मू जंगल जाए और खाली हाथ लौट आए। उसने उसी रात बहुत सी लकड़ियां लाई होंगी और कहीं छुपाई होंगी। अगर धर्मू जंगल से लकड़ियां लाता तो उसने हम सबको ये क्यों कहा कि जंगल में सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं? ताकि गांव वालों को पता न चले। अगर गांव वालों को पता चल गया तो सब लोग लकड़ियां लेने जाएंगे ना। उसने अपने परिवार के खातिर हम सबसे झूठ बोला है। रामू, हमारा परिवार भी इस ठंड का शिकार नहीं होना चाहिए। आज हम धर्मू का पीछा करते हुए जंगल जाएंगे। जैसे ही धर्मू लकड़ियां लेगा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और सरपंच के सामने खड़ा कर देंगे। भीमा को धर्मू पर शक था,
कि वह जंगल से लकड़ियां लाता है। इसलिए भीमा और रामू यह तय करते हैं कि आज रात वे दोनों धर्मू का पीछा करते हुए जंगल जाएंगे। रात होते ही धर्मू जंगल में गर्म पानी का तालाब देखने जा रहा था। भीमा और रामू भी उसका पीछा कर रहे थे। भीमा को ऐसा लग रहा था कि धर्मू जंगल जाकर लकड़ियां लाता है और गांव वालों को नहीं बताता, इसलिए वे दोनों उसका पीछा कर रहे थे। भीमा और रामू धर्मू का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर आ गए थे और उन्होंने देखा कि कहीं से धुआं धुआं उठ रहा है। भीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहीं से लौट चलते हैं। जंगल के और अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अरे रामू, तू डर मत, मैं यहाँ हूँ और धर्मू भी इसी रास्ते से आगे गया है। लेकिन जंगल में ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हमें थोड़ा और आगे जाकर देखना होगा। भीमा और रामू जहां से धुआं आ रहा था उसका पीछा करते हुए और आगे बढ़ गए। धर्मू गर्म पानी के तालाब में तैर रहा था। तभी उसे रामू और भीमा ने देख लिया। भीमा और रामू गर्म पानी का तालाब देखकर चौंक गए और वे भागते हुए गांव की तरफ चले गए ताकि गांव वालों को यह बता सके कि जंगल में गर्म पानी का तालाब है। चौपाल में गांव वाले गपशप कर रहे थे। तभी उन्हें भागते हुए रामू और भीमा दिखाई देते हैं। भीमा सरपंच साहब और गांव वालों को उस गर्म पानी के तालाब के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि धर्मू ने उनसे झूठ बोला था। उसे पता होने के बावजूद उसने यह राज छुपाया। सरपंच साहब और गांव वाले धर्मू पर काफी नाराज हुए, लेकिन सरपंच साहब ने सबको संदेश दिया कि कल सुबह हम सभी बूढ़ों, बच्चों और औरतों को लेकर उस गर्म पानी के तालाब को देखने जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, गांव में एक अनोखी हलचल मच गई। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और औरतें, सभी गांव वाले ऐसे जंगल की ओर जा रहे थे जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हों। धर्मू सभी गांव वालों को देखकर समझ गया कि उसका राज अब राज नहीं रहा। सभी गांव वाले गर्म पानी के तालाब के पास पहुंचते हैं। सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में यह गर्म पानी का तालाब है। सब लोग बहुत खुश थे। बुजुर्ग तालाब के किनारे बैठे थे, कुछ लोग तैर रहे थे, बच्चे कूद फांद कर रहे थे। कुछ ही देर में सभी की थकान और बीमारियां ठीक होने लगीं। गांव वालों को कई दिनों बाद ठंड से राहत का उपाय मिल गया था। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों की तबीयत सुधरने लगी। जहां पहले खांसी, जुकाम और बुखार ने सबको परेशान कर रखा था, अब वही लोग गर्म पानी के तालाब से लौटकर हल्का महसूस करने लगे थे। मीना, देखो, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारे गांव में कोई बीमार नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास गर्म पानी का तालाब जो है। हमारा गांव अब पहले जैसा बीमार और उदास नहीं रहा। बच्चे फिर से खेल कूद में लग गए हैं और मेरे जैसे बुजुर्ग भी अब पहले से अधिक ताजगी महसूस करने लगे हैं। ये गर्म पानी का तालाब तो हमें अब किसी मंदिर जैसा लगने लगा है। लेकिन सभी गांव वालों के मन में एक ही सवाल था, आखिर धर्मू ने इस तालाब की बात गांव वालों से छुपाई क्यों? इसलिए सरपंच साहब ने सभी गांव वालों को चौपाल में बुलाया था। धर्मू, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, पर ऐसी कौन सी बात थी कि तुमने गर्म पानी के तालाब के बारे में गांव वालों से ये बात छुपाई? मैंने तालाब की बात इसलिए छुपाई क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो गांव वाले लकड़ियां लाने की बजाय सिर्फ तालाब के किनारे बैठने लगते। धीरे धीरे इस तालाब की खबर पूरे इलाके में फैल जाती और दूसरे गांवों के लोग भी यहाँ आने लगते। इससे ये तालाब खराब हो सकता था। बस इसी डर से मैंने ये बात किसी से नहीं कही। धर्मू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर गर्म पानी के तालाब की बात फैल जाती तो दूसरे गांव वाले भी यहाँ आ जाते, और अगर धर्मू उस रात जंगल नहीं गया होता तो हमें इस तालाब के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है धर्मू, तुमसे बस एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन तुमने जो भी सोचा था वो गांव की भलाई के लिए ही था। हम तुम्हें पूरी तरह माफ करते हैं और मैं ये बात सभी गांव वालों से भी कहता हूं, तालाब को गंदा ना होने दिया जाए। हर परिवार हफ्ते में सिर्फ 2 दिन उपयोग करेगा। रास्ता साफ रखा जाएगा। तालाब के पास कोई पेड़ ना काटे। सरपंच साहब और गांव वालों ने धर्मू ने की हुई गलतियों को माफ कर दिया और सभी ने यह ठान लिया कि आज से इस तालाब को कभी गंदा नहीं होने देंगे। धीरे धीरे सर्दियां बीत गईं। गांव फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया।
लेकिन गर्म पानी का तालाब गांव की खुशियों का हिस्सा बन चुका था। और धर्मू, अब गांव वाले उसे छुपाने वाले नहीं बल्कि सबसे पहले खोज निकालने वाले के रूप में याद करते थे। कभी कभी किसी की नीयत समझने में देर लगती है, पर अगर दिल साफ हो तो सच हमेशा सामने आ ही जाता है।